निघात, तीसरा उदात्त, चौथा स्वरित और पांचवा प्रचय। प्रचय अर्थात एक श्रुति। तो अनुदात्त, निघात, निघात को सन्नतर भी कहते हैं, अनुदात्त तर भी कहते हैं, फिर उदात्त, फिर स्वरित और फिर प्रचय, और उसको एक श्रुति भी कहते हैं। तो ये इसमें जो अधिकांश में स्वर चिन्ह होते हैं वो अनुदात्त में नीचे पड़ी हुई रेखा होती है। सन्नतर में सामान्य अनुदात्त जैसा चिन्ह ही होता है, जैसा अनुदात्त में होता है, लेकिन उसकी पहचान हमें करनी पड़ती है। उदात्त में कोई चिन्ह नहीं होता। स्वरित में अधिकांश में ऊपर खड़ी हुई रेखा होती है। सर्वत्र ही स्वरित में ऊपर खड़ी हुई रेखा होती है, जहां पर स्वर होता है उसके ऊपर खड़ी हुई रेखा। और प्रचय भी अनंकित रहता है, मतलब उस पे कोई प्रचय में भी अर्थात एक श्रुति में भी कोई चिन्ह नहीं होता। तो हमने पहचान की बात की थी, थोड़ा सा दोहरा इसलिए रहा हूं कि आपको ध्यान में रहेगा। पहचान अनुदात्त की हमको हो ही गई है, लेकिन उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः, इस सूत्र से हमको सन्नतर अर्थात निघात अर्थात अनुदात्त तर की पहचान होती है। अर्थात उदात्त या स्वरित जिस के परे हो, तो ऐसा जो निघात होता है उसको निघात कहते हैं, उसको सन्नतर कहते हैं, अनुदात्त कहते हैं। मतलब जो पहले वाला अनुदात्त जिसके बाद में हमें या तो उदात्त मिल रहा हो या स्वरित मिल रहा हो, ये हमें पहचान रखनी पड़ेगी। पहचान रखेंगे तो हमें पता चलेगा, ध्यान में रहेगा। फिर उदात्त, उदात्त जो है, उदात्त को सबसे अंत में देखेंगे। उदात्त बचा हुआ जितने भी अनंकित हैं, मतलब जिसमें कोई स्वर नहीं लगा है, ऐसे बचे हुए सभी उदात्त होंगे। स्वरित की पहचान हो ही गई, ऊपर खड़ी डंडी होगी। और एक श्रुति जो है, स्वरितात संहितायाम अनुदात्ता नाम, इस सूत्र से स्वरित से उत्तर उसकी संहिता में जितने भी अनुदात्त होते हैं उन सबको एक श्रुति हो जाती है। तो मतलब स्वरित के बाद जितने भी अनंकित हमको दिखेंगे वो सारे के सारे एक श्रुति हैं संहिता में। तो एक श्रुति हमको पहचान करनी है कि जो एक श्रुति अर्थात प्रचय कौन कौन से हैं, प्रचय के अतिरिक्त जितने भी होंगे वो सब उदात्त होंगे। तो इस तरह से हम पहचान करेंगे। तो इसके बारे में हमने बात की थी। और थोड़ा सा उच्चारण के विषय में भी बताता हूं मैं, जो सामान्य उच्चारण है। अनुदात्त जैसा कि नीचैर अनुदात्त से हमको पता है, जहां अनुदात्त का उच्चारण करना होता है वहां हम थोड़ा सा नीचे स्वर से बोलते हैं। जैसे मैं स्वर बोल रहा हूं, 3 स्वर बोलूंगा, तो उसमें से मैं संख्या भी देता जाऊंगा, आपको बताना है कि उसमें नीचा कौन सा है। ठीक है। ओम, ये नंबर 1 है। ओम, ये नंबर 2 है। ओम, ये नंबर 3 है। तो इसमें से कौन सा अनुदात्त है, नीचा स्वर कौन सा है?
रिया जी बताएं। ओम गुरुजी, मैं बता सकता हूँ। हाँ जी, आप बताइए। जी गुरुजी, नंबर 1 होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आप मैं समझता हूँ बाकी सब भी समझ गए होंगे, क्योंकि इतना स्वर क्या पहचान के भी कौन सा नीचा है कौन सा ऊंचा है ये तो सबको होती ही है। तो अनुदात्त को हम नीचे स्वर से बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है जो सन्नतर, वो भी अनुदात्त ही है, लेकिन वो अनुदात्त तर है, यानी कि अनुदात्त से भी और नीचा। कैसे होता है वो, कि जैसे जब हमको ऊंचा बोलना होता है तो उदात्त स्वरित परस्य सन्नतर, यानी कि वो अनुदात्त जिसके परे या तो उदात्त हो या स्वरित हो, वो सन्नतर होता है, वो अनुदात्तर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि परे में या उदात्त होगा या स्वरित होगा, तो इसका मतलब उस उस थोड़ा ऊंचा बोलने की तैयारी के लिए थोड़ा सा और नीचा जाना पड़ता है। जैसे एक तो हम सामान्य चल रहे हैं, चलते 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 चल रहे हैं, हमें अब आवश्यकता पड़ी कि हमें कूदना है, तो क्या होगा, चलते चलते कूद जाएंगे या थोड़ा सा हमें झुकना पड़ेगा, हल्का सा झुक के फिर कूदना पड़ेगा? बताइए, कौन बताएंगे? जी, बहन संतोष जी बताएं। आपका म्यूट है। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। जैसे हम चलते आ रहे हैं और हमें आगे जो है जंप करना है, तो हमें थोड़ा सा रुकना भी होगा और झुकना भी होगा। जी बिल्कुल, तो धन्यवाद। ये आप सभी समझते भी हैं और वास्तव में ऐसा ही होता है कि जब हमें कुछ ऊंचा जाना है तो हमें थोड़ा सा हल्का सा झुक के ही हम कूदते हैं, थोड़ा सा नीचे की ओर हल्का सा झुकते हैं, तब जाके हम कूद पाते हैं, है ना। उसके लिए हमें तैयार होना पड़ता है। तो बस वैसा ही ये है जो निघात सन्नतर है, क्योंकि उसके बाद में हमको पता है कि उसके ये वो अनुदात्त है जिसके बाद में या तो उदात्त आएगा या स्वरित आएगा, और उदात्त भी ऊंचा है और स्वरित भी सम्मेलन है ना। ये हमने पढ़ाई है, व्याकरण जिन्होंने पढ़ा होगा वो तो जानते ही हैं कि नीचैरुदात्त है, उच्चैरुदात्त है, नीचैरुदात्त है और समाहार है स्वरित। तो समाहार है वहां पर, यानी कि फिर भी नीचे से तो कुछ ऊंचा ही होगा, समाहार होगा तो, है ना। तो तीसरा स्वर उदात्त है। उदात्त के विषय में ऊंचा वाला जो 3 नंबर स्वर मैंने बोला था, लेकिन 3 नंबर भी नहीं, ये 2 नंबर है, नीचे की अपेक्षा ये ऊंचा है, ठीक। यानी कि मैंने पहले जो नीचा बोला था, ओम ओम ओम, तो 2 नंबर वाला उदात्त है, नीचे वाला अनुदात्त और ऊपर वाला, नहीं क्षमा करें, नीचे वाला अनुदात्त ऊपर वाला उदात्त। फिर आता है स्वरित। तो स्वरित को जो बोला जाता है वो समाहार स्वरित होता है। तो समाहार होता है अनुदात्त और उदात्त का समाहार, और उसमें भाग कितना होता है इसके बारे में भी हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। केवल आधा भाग उदात्त होता है, तस्यादि तो उदात्तम अर्ध ह्रस्वम, ये सूत्र भी हमने पढ़ा होगा, जो भी व्याकरण, मैं समझता हूँ सभी लोग यहाँ व्याकरण वाले हैं अधिकांश। तो उसमें आदि से प्रारंभ से जो आधा भाग होगा केवल, अर्थात आधी मात्रा होगी, वो उदात्त होगी और शेष अनुदात्त होगा। तो यहां पर जो आधा भाग जो उदात्त है वो जो है बोलने की दृष्टि से उदात्तर हो जाता है, यानी कि मैंने जो 3 बार ओम बोला था उसमें से तीसरा वाला ऊंचा वाला वो हो जाता है। और फिर उसी की अपेक्षा से नीचे वाला जो होता है वो बिल्कुल अनुदात्त ना होकर
वो जितना उदात्त लगभग होता है उतना आ जाता है, क्योंकि ये अपेक्षा से है, इनमें बोलने की अपेक्षा होती है आपस में। उदात्त तर को उदात्त कहा जा रहा है। जब उदात्त तर उदात्त हो गया तो अपने आप ही जो उदात्त है वो अपने आप अनुदात्त हो गया, बने कि उससे तो नीचा ही हो गया ना। आपस में अपेक्षा है एक दूसरे की, ऊंचा और उससे नीचा, तो स्वरित को इस प्रकार से बोला जाता है। और जो प्रचय है, एक श्रुति है, वो बोला सामान्य उदात्त के समान ही जाता है, बिल्कुल एक समान स्वर से, मध्यम। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। और इसमें अभी ये संपूर्ण बात नहीं बताई है आपको, ये अभी एक स्तर की बात मोटी मोटी बताई है। तो अभी इसमें और भी कुछ स्वरित आदि का और विवरण भी है, जिसको हम आगे की चर्चाओं में समझेंगे। थोड़ा सा मैं 5 प्रकार के स्वरितों के विषय में बताना चाह रहा था। तो 5 प्रकार के जो स्वरित होते हैं उसमें पहला होता है उदात्त आश्रित। नाम रख दिया है, वैसे तो सब है तो वो स्वरित ही, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं, अलग अलग ढंग से होते हैं। तो पहला जो स्वरित है वो उदात्त आश्रित स्वरित है। उदात्त आश्रित स्वरित कैसा होता है? उदात्ताद अनुदात्त से स्वरित है, ये सूत्र है। उदात्त से उत्तर जो अनुदात्त होता है उसको स्वरित आदेश हो जाता है। उदात्त से उत्तर जो अनुदात्त, वो अनुदात्त नहीं रहेगा, वो स्वरित हो जाएगा। तो ये किस पे आश्रित है? उदात्त के पे आश्रित है, क्योंकि उदात्त जहां मिला उसके बाद वाला जो अनुदात्त है उसको स्वरित कर रहे हैं, तो ये उदात्त पे आश्रित है एक तरह से। फिर दूसरा जो स्वरित होता है, इसको आप चाहे नोट भी कर लीजिएगा, प्रत्यय स्वर से स्वरित होता है। एक सूत्र आता है तित स्वरितम। तित का मतलब हो गया, व्याकरण वाले समझ पाएंगे, इत संज्ञा, तकार इत है जिसका, वो है तित। तो इससे होता है, इसको जातीय स्वरित भी कहते हैं। तीसरा होता है अभिनिहित स्वरित। तो इसमें एंगह पदांतादति एक सूत्र होता है, उससे पूर्व रूप एकादेश होता है। और एक और सूत्र है स्वरितो वानुदात्ते पदादो। तो ये दो सूत्र लगते हैं। तो वो जो स्वरित होता है वो ये अभिनिहित स्वरित कहलाता है। चौथा है प्रश्लिष्ट स्वरित। ये जैसे अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हुआ, तो दो स्वर मिलते हैं वहां पर, जो या तो दो ह्रस्व होंगे या एक दीर्घ एक ह्रस्व होगा, या दोनों दीर्घ होंगे। सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है वहां पर। तो वहां पर उसको प्रश्लिष्ट स्वरित कहते हैं। उनमें फिर जो महाभाष्य का वचन लग के फिर एक स्वर निर्धारित होता है, वो प्रश्लिष्ट स्वरित कहते हैं। और एक है क्षैप्र स्वरित। तो क्षैप्र स्वरित में जो एक सूत्र है इको यणचि, जो संधि का सूत्र है, इको यण आदेश होता है।
परे अच हो तो यहाँ पर जो इक को यण हो रहा है, मान लीजिए ई के स्थान में य हो रहा है, तो य में जो अ आ रहा है उससे जो स्वरित होगा उसके कारण से वही महाभाष्य का वचन भी लगेगा उसमें वो, लेकिन जो स्वरित होगा उसको क्षैप्र स्वरित कहेंगे। तो ये 5 प्रकार के स्वरित हैं। इसको हम और भी लेंगे इस विषय को, अभी समय हो रहा है तो अपने लोग इसको अभी केवल इस रूप में लें और इसका थोड़ा स्वाध्याय करेंगे। इस पे हम थोड़ा जो सूत्र बताए गए हैं उनको देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। फिर इस पे अगले कक्षा में हम और चर्चा भी करेंगे। तो अब आज के लिए इतना ही। आइए ओम गुरुजी। मैं